हाय गाइस। हमने पीजीबीपी में बहुत आगे तक अपना प्रोग्रेस कर लिया है। काफ़ी आगे तक हम लोग पीजीपी के अंदर पहुंच गए हैं। आई होप आपने अभी तक पीजीपी को एंजॉय किया। बहुत सारे हम लोगों ने रट्टे लगाए, सेक्शन के नाम, नंबर, सेक्शन के अंदर की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी लिमिट्स हम लोगों ने याद करी। राइट, अब समय है कुछ तूफानी करने का, और वो है सेक्शन 44 एडी। मेरा तो फेवरेट सेक्शन है, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। राइट, 44 एडी किस बात से डील करता है, मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 44 एडी जो है वो किस चीज़ से डील करता है। राइट, ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ऑडिट, इसे छोड़ दीजिए। ओके, 44 एडी किस चीज़ से डील करता है। हमने इतना सारा पीजीबी पढ़ा गाइज, और सोचिए हम जाएं, हमारे पड़ोस में एक आंटी जी की दुकान हमेशा होती है, हर पड़ोस में होती है। अब जाएं वहाँ पे और आंटी जी को समझाएं, आंटी जी देखो, एक सेक्शन होता है 28, एक सेक्शन होता है 36, एक होता है 30, एक होता है 31, एक होता है 37। आपने इतने सारे सेक्शन समझाए, डेप्रिसिएशन होते हैं 32 में। उन्होंने ना आपका ना गला पकड़ लेना है कि बेटे ये सेक्शन मुझे क्या समझा रहा है, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। अब दिक्कत ये है कि एक्चुअली में उन आंटी का बिजनेस तो है, लेकिन उन्हें इन सेक्शंस का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं है तो सर अब वो आंटी ये इन सेक्शंस को जब जानती नहीं तो सर उससे टैक्स कैसे निकालेंगी, टैक्स कैसे निकालेंगी तो टैक्स पे कैसे करेंगी, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। वैसे हमारे जेटली साहब, मोदी साहब परेशान रहते हैं, ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। राइट, तो इतना टफ चैप्टर पीजीबी हर किसी को समझ नहीं आ सकता। भाई हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा होता है, या हर कोई सीए स्टूडेंट थोड़ा होता है। तो कई लोग हैं जिनको सर चैप्टर ऑफ पीजीबी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे अपनी इनकम निकालें, उसके लिए गवर्नमेंट ने सर बहुत सारी प्लानिंग करके दी है। आपके मन में चल रहा होगा सर अगर चैप्टर ऑफ पीजीबी समझ नहीं आ रहा तो भाई अकाउंटेंट रख लेंगे। वो मेरे भाई, जिसका बेचारे का टर्नओवर ही 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, वो अकाउंटेंट रखेगा। टर्नओवर बोल रहा हूँ, उस बेचारे का प्रॉफिट ही 3-4 लाख आता था, अकाउंटेंट सैलरी ले गया 2 लाख रुपए। मतलब प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए लेस कर दो, 1 लाख में घर जाएगा तो बीवी कितना धमकाएगी सोचो, है ना। सो प्लीज़, ये बीवी की धमकाने वाली बात आपको शादी के बाद समझ आएगी, चिंता मत करो। सो आप लोगों ने 2-3 एंगल सोचने, 2-3 एंगल ये कि सर एक, टैक्स लॉ इतने आसान नहीं है समझने। दूसरा, सर कंप्लाइंस बहुत सारी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरा, सर हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें आसान बने या कॉम्प्लेक्स बने, आप खुद बताइए। जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती होगी, चीज़ें आसान बने या कॉम्प्लेक्स बने। आसान बने, ताकि आराम से टैक्स हम पे कर सकें, टैक्स फाइल कर सकें, रिटर्न फाइल कर सकें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसी के चलते सर एक नई तरह की टैक्सेशन का जन्म होता है, उसे बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। लीजिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। राइट गाइज, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब ये क्या है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल फंडा है सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। हम आपकी इनकम प्रिज्यूम कर लेंगे और फिर उस पर टैक्स कंप्यूट होगा। हम आपकी इनकम क्या कर लेंगे, प्रिज्यूम, हम मान लेंगे कि आपकी इनकम ये है, दैट्स इट। सो वी आर गोइंग टू presume, we are going to assume that this is your income. It is as simple as that. हमने और कोई चर्चा नहीं करनी, हम सीधे सीधे मान लेंगे कि ये आपकी क्या है, इनकम है। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक परसेंटेज बताएगी, और वो परसेंटेज आपको अपने टर्नओवर पे लगाना होगा। जैसे ही वो परसेंटेज आप अपने टर्नओवर निकाल लगाएंगे, तुरंत आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही आपकी इनकम निकल के आई, आपने इस इनकम पे क्या निकाल देना है, टैक्स। यहाँ आपको इस दौरान आपको पीजीबी में पड़े हुए सेक्शंस का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्यों, निकला ना ये आसान। यस, तो बस टर्नओवर बताओ, परसेंटेज लगाओ, इनकम पता लगा लो। टर्नओवर बताओ, परसेंटेज लगाओ, इनकम पता लगा लो। एक बार फिर से, टर्नओवर बताओ, परसेंटेज लगाओ, इनकम पता लगा लो। राइट, आइए देखते हैं। अच्छा सर, एक खास बात, इसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2016 ने अमेंडमेंट भी करी है, ज़बरदस्त अमेंडमेंट करी है। सर अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट को बच्चे से पढ़ें, तो पहले दोनों हाथ हवा में लहरा लीजिए ऐसे, और चलाइए, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट है,
CA IPCC के लिए, CA फाइनल के लिए, ये आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, राइट। अच्छा अच्छा, तो ये तो एक बेसिक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ओके दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ये किसका एक समझ लीजिए, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब सर ज़रा नोट्स में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। लीजिए, ओके, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वी आर गोइंग टू स्टडी some special provision for computing profit and gains of business and profession, business बोली सिर्फ, profession नहीं, business on presumptive basis। खास बात क्या है, on presumptive basis we are going to compute your income profits of business on कौन सा basis, presumptive basis। सर सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 44 AD। 100% याद करना है सर, 100% इसको याद रखना है, याद रखना है, एग्जाम में काम आएगा। ओके लीजिए सर, सो दिस इज 44 AD और इसको हमने कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखा है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। आप पहली लाइन पढ़िए, लिखा है दिस स्कीम ओवर रूल्स फुल चैप्टर ऑफ PGBP। अच्छा, ये जो चैप्टर, ये जो अपना सेक्शन है 44 AD, ये पूरे PGB को ओवर रूल करता हुआ चलता है, राइट। अगर आप टेक्निकली बेयर एक्ट में इसकी वर्डिंग्स देखेंगे तो ऐसे शुरू होगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, विच चैप्टर, द चैप्टर ऑफ PGBP, सेक्शन 28 to 43C, राइट। शुरुआत ऐसे होगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, विच चैप्टर PGBP। तो हम उसको ऐसे बोल रहे हैं, दिस चैप्टर ओवर रूल्स द इंटायर चैप्टर ऑफ PGBP, दिस सेक्शन ओवर रूल्स द इंटायर चैप्टर ऑफ PGBP। आपको इस सेक्शन को समझने के लिए PGBP पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए अलग तरीका है इनकम कंप्यूट करने का। आज तक जो हम सीख रहे थे वो एक अलग तरीका था इनकम कंप्यूट करने का, एंड इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। अच्छा जी, देखिए सेकंड लाइन में ही मैंने सारा इसका जो सीक्रेट है वो खोल दिया। सेकंड लाइन में लिखा है, अंडर दिस इनकम विल बी 8% ऑफ टोटल टर्नओवर। गवर्नमेंट ने परसेंटेज बता दी है कि आप अपना टर्नओवर बताओ और उस पर 8% लगाओ, इनकम निकल गई आपकी। नो फंडा, नो टेंशन, नो डेप्रिसिएशन, नथिंग। अभी रुक जाओ, तो कितने परसेंट इनकम बता दी आपकी, 8%। इसका बच्चों एक मतलब है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इधर 8%। 8% का मतलब क्या है सर, सिंपल मतलब है, और वो ये है कि आपको 92% गवर्नमेंट मान के चल रही है कि आपके एक्सपेंस हुए, 92% के गवर्नमेंट एक्सपेंसेस मान के चल रही है, और 8% की आपकी इनकम मान के चल रही है। अच्छा जी, ये किस पे लगाने हैं 8%, आपने अपने टोटल टर्नओवर पे, दैट्स इट। इससे क्या कंप्यूट हो जाएगी आपकी, इनकम कंप्यूट हो जाएगी सर, एज सिंपल एज दैट, राइट। आइए, अच्छा जी, आप जरा 2-3 बातें, इट इज़ अवेलेबल टू ओनली एलिजिबल बिजनेस, इसको मैं ऐसे करता हूँ, दूसरा कलर चूज करते हैं, इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर एलिजिबल बिजनेस। अच्छा जी, एलिजिबल एसएससी, 2 वर्ड रख लीजिए, एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एसएससी, और नीचे एक पॉइंट आएगा, दिस स्कीम कैन नॉट बी अवेल्ड बाय। तो हमें 3 चीज़ें गाइस एक साथ पढ़नी है, और वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 चीज़ें हमने पढ़नी है, एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एसएससी एंड कैन नॉट बी अवेल्ड बाय। अगर सेक्शन 44 AD को आप समझना चाहते हैं ये किस किस को अवेलेबल है, तो आपको ये तीनों चीज़ समझनी पड़ेगी, कैन नॉट बी अवेल्ड बाय। 3 पार्ट्स मैंने इसकी एप्लीकेशन को बांट दिया, पहला क्या, एलिजिबल बिजनेस, दूसरा क्या, एलिजिबल एसएससी, और तीसरा क्या, कैन नॉट बी अवेल्ड बाय। साथ साथ बोलिए मेरे जल्दी से, एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एसएससी, और तीसरा क्या, कैन नॉट बी अवेल्ड बाय, राइट। तो जो एलिजिबल बिजनेस होगा उसी को, जो एलिजिबल एसएससी होगा उसी को, और इन लोगों को अलाउ नहीं होगी, राइट। गाइज मैं एक बात बता दूं, अगर मैं पेपर बनाता ना तो मैं ये जरूर सेक्शन पूछता सर, और इसमें इतने क्वेश्चन बनते, कुछ ना कुछ तो सर पूछ ही लेता। आइए देखते, लीजिए सर, तो सबसे पहले एलिजिबल बिजनेस पढ़ते हैं, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 AE। हम उसे सनी देओल वाला बिजनेस बुलाएंगे। सनी देओल गदर में क्या करते थे, ट्रक चलाते थे। तो अगर सनी देओल वाला बिजनेस है आपका, आप ट्रक को चलाते हैं, ट्रक हायर पे देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप ये स्कीम अवेल नहीं कर सकते। इसका खुलासा 44 AE पढ़ाते समय मैं आपको करूंगा, राइट। आपके पास तो सारी वीडियोस होंगी DT की, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसका खुलासा मैं 44 AE पढ़ाते समय करूंगा, अभी नहीं, राइट। तो अभी के लिए गाइस जरा ध्यान से सुनिए, एलिजिबल बिजनेस से कौन बाहर हो गया, 44 AE वाले,
हाँ जी, कौन बाहर हो गया? 44 AE वाले। तो 44 AE वाले आर आउट ऑफ एलिजिबल बिजनेस एंड देयरफॉर दे कैन नॉट टेक 44 AD। सच्ची बात तो ये है, दे विल टेक 44 AE। तो जो 44 AE ले रहा है वो 44 AD नहीं ले सकता। अच्छा जी, देन whose total turnover or gross receipt in the relevant previous year, यानी जिस previous year की बात चल रही है, does not exceed an amount of rupees 2 crore। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सर जिसका टोटल जो हमारा टर्नओवर है वो किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए? 2 करोड़ से ऊपर। याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबल बिजनेस में दो कंडीशन, 44 AE वाला नहीं ले सकता और जिसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हुआ आइए दिखाता हूं। सपोज हम लोग इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर है 16-17, तो इस प्रीवियस ईयर का टर्नओवर किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए? टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़, शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़, राइट। ओके, तो एलिजिबल बिजनेस क्लियर हो गया। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ढंग से और ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए, तो एलिजिबल बिजनेस की बात करता हूं मैं। आओ पहले जरा इसको हटा दूं जरा जल्दी से। लीजिए, एलिजिबल बिजनेस में कितने लोग आ गए? 2। एक 44 AE वाला नहीं होना चाहिए और साथ में टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है ना सर? 44 AE वाला नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड व्हाट? 2 करोड़। अच्छा जी, आइए देन बात आती है सर एलिजिबल SSC, क्योंकि एलिजिबल बिजनेस होने के बाद वी हैव टू चेक वेदर यू आर एन एलिजिबल SSC और नॉट। अब एलिजिबल SSC कौन? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा। रेजिडेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप नीचे टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, दे आर एलिजिबल। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF एंड व्हाट? पार्टनरशिप फर्म, ओनली दे आर एलिजिबल। अच्छा जी, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 के कुछ 10 सेक्शन 10 में कुछ पार्ट्स हैं, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। और पार्ट C ऑफ चैप्टर 6A, और पार्ट C ऑफ चैप्टर 6A। अच्छा अच्छा, 3 तरह के एसएससीज कुछ पहले हमने बताए होंगे, फिर हमने बोला कि ये वाले एसएससीज नहीं होंगे। कौन कौन एसएससी होंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, ये एलिजिबल है। लेकिन इनमें से अगर कोई सेक्शन 10 में कुछ क्लॉजेज आपको बताऊंगा उसमें एग्जेम्पशन ले रहा है तो एलिजिबल नहीं है। चैप्टर 6A के पार्ट C में डिडक्शन ले रहा है तो एलिजिबल नहीं है। अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा कौन कौन एलिजिबल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म। बट कोई भी व्यक्ति जो 10 में या पार्ट C ऑफ चैप्टर 6A में डिडक्शन या एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले रहा है वो एलिजिबल नहीं है। हाँ जी, वो एलिजिबल नहीं है, याद रखेंगे, बोलिए राइट। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सो एलिजिबल SSC, एन इंडिविजुअल, Hindu undivided family or a partnership firm who is a resident, who is a what? Resident, but not a limited liability partnership। याद रखिएगा, LLP एलिजिबल नहीं है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल है। इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, इफ दे आर रेजिडेंट दे आर एलिजिबल। LLP is not eligible, companies are not eligible, association of person is not eligible, body of individual is not eligible। आई होप ये सिचुएशन क्लियर है, बोलिए। चलिए, अब तो ये वाले लोग अगर ये ना क्लेम करें तो ये एलिजिबल है। अब ये क्या है आइए दिखाता हूं सर। सेक्शन 10A, 10AA और 10B और 10BB, 10BA, AABBA, AABBA, बोलो मेरे साथ, AABBA, सुर में बोलो बेटा, याद हो जाएगा। AABBA, AABBA, तुषार कपूर की फीलिंग आ रही है? ओके, AABBA, इन सेक्शंस में एग्जेम्पशन नहीं लेनी चाहिए, या फिर डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से अंडर हेडिंग C। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो डिडक्शन का चैप्टर है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसको हमने कुछ पार्ट्स में बांट रखा है, और वो कुछ पार्ट्स क्या हैं? बेसिकली 3 हेडिंग्स है, A, B और C। C जनरली इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं? इनकम बेस्ड। तो अगर आप चैप्टर 6A के पार्ट C में डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, चैप्टर 6A के पार्ट C में डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो आप फिर से 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल तरीके से अपनी इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। हाँ जी,
आपको नॉर्मल तरीके से अपनी इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा जी, नाउ मूविंग फर्दर सर, फिर से एक बार देखते हैं। हमने देखा कि सर ये लोग इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट होना चाहिए, एलएलपी नहीं चलेगी, और साथ में वो इसमें कोई बेनिफिट ना ले रहे हो। नीचे मैंने वही बात लिखी जो मैंने समझाई भी थी आप लोगों को अभी भी। क्या बेटा? कंपनीज एओपी बीओआई आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर 44 एडी। राइट, बात समझ आई? तो हम अपने चार्ट को अगर देखें तो सर ये देखिए, एलिजिबल बिजनेस हो गया। अब एलिजिबल एसएससी, चलो मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एलिजिबल बिजनेस हमारे पास दो हो गए थे। 44 एई वाला नेगेटिवली चल रहे हैं, नहीं होना चाहिए। टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये टर्नओवर चेंज हुआ था फाइनेंस एक्ट 2016 से, पहले यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ था। राइट, फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसको 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कर दिया। एक बात। दूसरी बात, अब एलिजिबल एसएससी की बात कर रहे हैं, तो एलिजिबल एसएससी कौन कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म माइनस एलएलपी, यानी एलएलपी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं हो सकता? सर, हु हैज क्लेम डिडक्शन 10A 10AA 10B 10BA और पार्ट सी ऑफ चैप्टर नंबर 6A, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। कंपनी एलिजिबल नहीं है, एओपी एलिजिबल नहीं है, बीओआई एलिजिबल नहीं है। राइट, अब बस एक बात बची हमारे पास कि सर ऐसे व्यक्ति, हाँ जी, ऐसे व्यक्ति दोज हु कैन नॉट क्लेम इट। तो हमने पहले एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एसएससी, अब हम देखने जा रहे हैं कौन जो है इनको क्लेम नहीं कर सकते। लीजिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं। फिफ्थ पॉइंट, दिस स्कीम कैन नॉट बी अवेल्ड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशन। कौन क्लेम नहीं कर सकता? स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मैं ब्रैकेट में लिख दिया शॉर्ट में, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, कमीशन ब्रोकरेज और एजेंसी बिजनेस। ये 3 तरह के लोग हैं जो स्कीम अवेल नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, कमीशन और ब्रोकरेज वाले लोग, या फिर सर जिनका एजेंसी बिजनेस है, जिनका क्या है? एजेंसी बिजनेस है। लॉजिक क्या है? देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स सेक्शन 44A में है, और इनके लिए आप खुद सोचिए, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऐसा होगा कि उसका टर्नओवर 10,000 है तो 90 to 100 के उसके खर्चे हैं? बेटा, जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है, ट्रेडर होता है, उसके साथ ऐसा होता है कि उसके खर्चे बहुत होते हैं, इनकम बहुत होती है, इनकम बहुत कम होती है। टर्नओवर बड़ा होने के बावजूद भी उसकी इनकम बस एक छोटा सा पोर्शन होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं सर, उनका टर्नओवर का काफ़ी अच्छा पोर्शन, काफ़ी अच्छा अमाउंट इनकम की तरह आता है। काफ़ी अच्छा पोर्शन, काफ़ी अच्छा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर 10,000 रुपये फीस ले रहा है, हो सकता है सर उसकी जो उसमें इनकम पोर्शन हो वो 8,000 हो, 7,000 हो, 6,000 हो, 5,000 हो। तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को हम लोग ये वाला स्कीम दे दें, क्योंकि इससे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के मज़े आ जाएंगे। कहीं पे भी आप देखेंगे प्रोफेशन में टर्नओवर कम होता है लेकिन प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एटसेट्रा में टर्नओवर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे कंपैरेटिवली, अगर हम देखें तो। इसलिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को यहाँ से बाहर रखा गया। बट चिंता मत कीजिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए अलग से एक स्कीम आई है, उसे भी इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2016 ने। राइट, तो अ पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 44AA हमने पढ़ा था, जिसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ा था। पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, फिर वही बात, जो व्यक्ति कमीशन और ब्रोकरेज कमा रहे हैं सर, उनका भी कोई खर्चा नहीं होता ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी डीलर कमीशन पे काम करता है सर, उसने साल में अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज बिकवाई हैं तो उस पर उसका 2%, 1% कमीशन है। अब क्या लगता है कि उस 1% कमीशन उसका 92% का खर्चा होगा? आंसर इज नो। राइट, तो सर जो लोग नेचर ऑफ कमीशन ब्रोकरेज में अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, या जिनका अगेन एजेंसी बिजनेस है, इन तीनों को हम 44AD का बेनिफिट नहीं लेने दे रहे। हाँ जी, इन तीनों को हम 44AD का बेनिफिट नहीं लेने दे रहे। राइट, 44AD मैं एक बार इसको कंक्लूड करता हूं आप लोगों के लिए, बाकी भी चीज़ें देखेंगे। अगर सही लगा मुझे तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको वो चीज़ें दूंगा। राइट, नेक्स्ट पार्ट्स इन द सेंस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी। ओके, सो गाइज ये रहा आपका 44AD का बेस। 44AD के बेस पे एक बार फिर से बात करता हूँ। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है सर, ये पूरे पीजीबी के चैप्टर को ओवर रूल करता है। इसमें इनकम निकालने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, टर्नओवर का 8% निकालिए, वही आपकी इनकम है।
एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल असेसी एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एलिजिबल बिजनेस 44A वाला नहीं, और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, राइट सर। उसके बाद एलिजिबल एसएससी, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म excluding LLP, not claiming deduction or exemption under section 10A, 10AA, 10B, 10BA और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का पार्ट सी क्लेम नहीं करना है, राइट। ये 3 लोग हैं जो से क्लेम नहीं कर सकते। कौन कौन? पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन एज रेफर टू इन सेक्शन 44AA, और कमिश्नर ब्रोकरेज वाले, या फिर एजेंसी बिजनेस वाले, राइट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 44AD के बेसिक समझे। अब हम इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। आइए सर, हमने ये देखा कि 44AD में हम कैसे अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं, टर्नओवर इनटू 8%। अब समझ लेते हैं, मेरा टर्नओवर था 1 करोड़, और जो मेरी इनकम थी, अब आप आराम से बता सकते हैं मेरी इनकम कितनी होगी। उप्स, आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर जैसे मेरा टर्नओवर निकला, इनटू 8% कर दिया, और वो इनकम आ गई कितनी? 8 लाख। मेरा सवाल ये है, क्या अब इस 8 लाख में से मैं और डिडक्शंस ले सकता हूं, जैसे कि बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस, बिल्डिंग का रेंट, 36 वाली सेक्शन की डिडक्शंस, 37 में कोई डिडक्शन? आंसर इज नो सर। जितनी डिडक्शन थी सेक्शन 30 to 36 वाली, वो मानेंगे दे आर नाउ डीम टू हैव बीन अलाउड। हाँ जी, दे आर नाउ डीम टू हैव बीन अलाउड। तो मैं इसमें से और कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि बाकी जो डिडक्शंस मुझे मिलनी थी, दे आर डीम टू हैव बीन अलाउड। ओके, तो गाइज इस बात को आपने ध्यान रखना है कि अपने 44AD में मैं और किसी अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। एक बार मैंने 8% लगाया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज माई इनकम, और बस वो ही अब सर मुझे यूज़ करनी पड़ेगी अपने इनकम के तौर पे। उसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ और नहीं मिल होगी मुझे, बिकॉज दैट डिडक्शन शैल बी डीम टू हैव बीन अलाउड। देखिए 6th पॉइंट, any deduction allowable under the provision of section 32, 38 shall be deemed to have been allowed, shall be deemed to have been already given fully effect to, and no further deduction of those sections shall be allowed। और मैं और कोई डिडक्शन उन सेक्शंस के लिए अलाउ नहीं होगी। अच्छा जी, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस, the written down value of any asset of an eligible business shall be deemed to have been calculated as if the assessee has claimed and had actually been allowed the deduction in respect of what depreciation for each of the relevant assessment year। सर ये पॉइंट तो मैं समझ ही नहीं आया, बेटा भी समझाता हूँ, चिंता मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, पहले मैं बोलता हूँ, फिर मैं आपको एक उसका न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल जो आप बोलते हैं वो एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने एक एसेट लिया, मैं 44AD में अपनी इनकम निकालता हूँ। वो एसेट मैंने 10 लाख का लिया था, 44AD मैंने अपनी इनकम निकाली। पहला सवाल तो ये है, क्या मैं ये जो 8% की इनकम निकाल रहा हूँ, इसमें से आप मुझे डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने देंगे? नो सर, इट इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, इट इज डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड। ठीक है, दूसरा सवाल ये बनता है कि सर 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 क्या मैं अपने एसेट की वैल्यू जो कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूं वो 10 लाख ही कैरी फॉरवर्ड करता रहूं, या 10 लाख में से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करूं और कैरी फॉरवर्ड करूं? अब इसको न्यूमेरिकली ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये मेरा एक ईयर है XY, राइट। मैंने यहां पे एक एसेट परचेज किया 14X को, रुपीज 10 लाख का। मान लेते प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक का था, 15% की डेप्रिसिएशन थी। ठीक है सर, अब जब ईयर आएगा YZ, मान लो मैं YZ में 44AD नहीं ले पा रहा, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो मैं इस डेट पे 14Y पे मुझे बताओ मैं इस एसेट की WDV क्या लूं, मैं इस एसेट की WDV क्या लूं? पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या मैं WDV 10 लाख ही ले लूं? हाँ जी, क्या मैं WDV 10 लाख ही ले लूं,
या फिर मैं WDV लूँ 10 लाख माइनस 15%। ये 15% में क्यों माइनस कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ। किसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ? XY ईयर की। 1,50,000। बस मेरे दो ही सवाल हैं आप लोगों से। अब अगले ईयर की ओपनिंग WDV में क्या लूँ? 10 लाख लूँ या 8.5 लाख लूँ? हाँ जी, 10 लाख या फिर 8.5 लाख। आंसर है 8,50,000। आंसर है 8,50,000 सर। अगर सर ऐसा हो गया कि मैं 10 लाख ही लूँ, तो मानो मैं 10 साल तक 44 AD ले रहा था और 10 साल बाद जब मैं 44 AD से बाहर आया तो भी मैं WDV 10 लाख लूँगा, तो इससे तो बहुत खुशी हो जाएगी। ऐसा दिखाएगा बहुत ही बढ़िया। पिछले 10 साल मैंने एसेट यूज़ भी किया, डेप्रिसिएशन क्लेम भी नहीं करी, और मैं WDV वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो सर मैंने जब परचेज करी थी तब थी। इससे तो SSC का भयंकर वाला फ़ायदा है। कम ऑन, यस और नो बोलो बेटा। यस। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। राइट। अच्छा जी, अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को देखने की, सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। आइए सर, हमारे पास यहाँ पे ये 8,50,000 वाला हमने पॉइंट सीख लिया। हमने कुछ एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट भी सीख लिया कि जो एक्सपेंडिचर हमें अलाउ हो गए हैं, दे आर डीम टू हैव बीन अलाउड, तो अब उनके लिए हमें और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अब जरा 8 और 9 पॉइंट देखने का समय आ गया है। 8, 9 to 10 पॉइंट देखने का समय आ गया है। चैप्टर 6A की डिडक्शन क्या मैं क्लेम कर सकता हूं? क्या मैं 44 AD में होने के बावजूद भी चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? अब आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए इधर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 6A को हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा है सर। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हेडिंग्स बोल लीजिए। अगर मैं सी हेडिंग की डिडक्शन ले रहा हूं तो सर मैं तो 44 AD ही क्लेम नहीं कर सकता था। याद है आपको? एलिजिबल SSC वो ही है जो चैप्टर 6A में सी पार्ट में आप वो क्या नहीं ले रहा, जल्दी बताइए मुझे, डिडक्शंस नहीं ले रहा, ठीक है ना? हाँ, क्या मैं इन दोनों पार्ट्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं अपनी इनकम से जो मैंने कंप्यूट करी है अंडर सेक्शन 44 AD? हाँ जी, क्या मैं इन दोनों पार्ट्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं अपनी इनकम से जो हमने क्लेम करी है अंडर सेक्शन 44 AD? एंड द आंसर इज यस, अ बिग यस। सर न्यूमेरिकली करके दिखाओ। सही कह रहे हो, आ जाओ। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकली करके दिखाता हूं। मान लेते हैं मेरी जो टर्नओवर था, अगेन 1 करोड़ था सर। 1 करोड़ का 8% इज इक्वल टू 8 लाख। ये मेरी इनकम निकल गई। अब मैं क्लेम करना चाहता हूं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। क्या क्लेम करना चाहता हूं? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो लीजिए मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं अंडर चैप्टर 6 से। 8 लाख में से मान लेते हैं मेरा 80C का कुछ डिडक्शन था 90,000 रुपीज़ का। क्या मैं इसमें से कोई डिडक्ट कर सकता हूँ? यस, राइट। तो 8 लाख माइनस 90,000 इज 7,10,000। ये मेरी टोटल इनकम हो गई। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी। मान लेता हूँ कोई और हेड की इनकम नहीं थी। तो सिंपली स्पीकिंग मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्लेम कर सकते हैं 44 AD लेने के बाद? यस सर, यस सर। बस याद रखिएगा, अगर हेडिंग सी में आप ले रहे थे तो आप 44 AD के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे ना। याद रखेंगे बात? अच्छा जी, अगला पॉइंट है सर सेट ऑफ का। सेट ऑफ चैप्टर अगर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए सेट ऑफ का। क्या होता है सेट ऑफ में? आप सर लॉसेस को इनकम से एडजस्ट कर देते हैं। लॉसेस को इनकम से एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? 44 AD की इनकम निकाली मैंने, मान लेते 8 लाख की मेरी इनकम आ रही थी और मेरे पास कुछ लॉसेस पड़े हुए हैं, तो क्या मैं उन लॉसेस को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज यस। देखिए ध्यान से सुनिए, जब हमने ये सेक्शन की वीडियो शुरू करी थी तो मैंने आपको समझाया था कि 44 AD पूरा चैप्टर ओवर रूल करता है PGBP का। मैंने ये थोड़ा ना बोला था कि वो सेट ऑफ का चैप्टर भी ओवर रूल करता है। मैंने ये थोड़ा ना बोला था कि सर वो आपका अभी हमने कौन सी वाली बात करी थी इससे पहले, ये वाली, ये क्या बोलते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी ओवर रूल करता है। नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। PGBP की कोई डिडक्शन जो मिलनी थी दे विल बी डीम टू हैव बीन अलाउड। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट हेडिंग C विल बी अलाउड सर। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि सेट ऑफ करना भी आपको अलाउ रहेगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगला मुद्दा है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो रिलैक्स रहें। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ PGBP। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट? PGBP। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगी, क्योंकि इट
इट इज डीम टू हैव बीन अलाउड, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगी, राइट। पीजीबी के जितने भी खर्चे दे आर डीम टू हैव बीन अलाउड, डिडक्शन अलाउ कर देंगे, सेट ऑफ अलाउ कर देंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको इसमें सेट ऑफ करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, राइट। बोलो, बोल दो, ओके। मैं आपको एक इस पर एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। सर वही टर्नओवर 1 करोड़, प्रिजम्पटिव इनकम इज 8 लाख। सर मेरी पीजीबी की डेप्रिसिएशन बनती है 1 लाख, मेरे पीजीबी के और कुछ खर्चे बनते हैं 2.5 लाख, मेरी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बनती है, ये डेप्रिसिएशन है, ये अदर एक्सपेंसेस हैं, मेरी डेप्रिसिएशन अंडर चैप्टर 6A बनती है, सॉरी मेरी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से बनती है 90,000, और मेरे पास कुछ लॉसेस पड़े जिन्हें मैं सेट ऑफ करना चाहता हूँ, तो वो बनते हैं, मान लेते हैं 25,000। तो इसमें से कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भूल जाओ, डेप्रिसिएशन भूल जाओ, अदर एक्सपेंसेस भूल जाओ। चलो एक चीज़ और लिख देता हूँ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी पड़ी है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मान लेते हो पड़ी है 40,000 की, इसको भी भूल जाओ। सिर्फ चैप्टर 6A की डिडक्शन बच गई, हाँ जी सिर्फ चैप्टर 6A की क्या बच गई, डिडक्शन, और लॉसेस बच गए। तो सबसे पहले मैं लॉसेस करूंगा, क्योंकि सबसे पहले लॉसेस हमारे एडजस्ट होते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A से। मैंने 25,000 के लॉस एडजस्ट कर दिए। अगर आप लॉसेस को लेकर टेंशन में आ रहे हैं बिल्कुल मत आइए, सेट ऑफ के चैप्टर के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। मान लेते हैं बिजनेस के लॉस थे, बिजनेस के लॉस बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। अब इस 7,75,000 को मान लेता हूँ अपनी GTI, और इसमें से मैं दे दूंगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज 90,000। ऑब्वियसली ये चैप्टर 6A की सी हेडिंग में नहीं होनी चाहिए, अगर सी हेडिंग में होगी तो सर आपको इससे फायदा नहीं होगा। 6,85,000, दिस इज द वे वी डू सेक्शन 44AD, राइट। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी कि 44AD से इनकम निकालने के बाद क्या क्या आप उसमें से डिडक्ट और कर सकते हैं और क्या क्या आप डिडक्ट नहीं कर सकते। तो पीजीबीबी का कोई भी एक्सपेंस आप डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मान लेते हैं इट इज डीम टू हैव बीन अलाउड, एक बात, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन भी हम मान लेते हैं इट इज डीम टू हैव बीन अलाउड, दूसरी बात। डेप्रिसिएशन में हम एक चीज और ही मान के चलते हैं कि सर जिस दिन हम 44AD से बाहर निकलेंगे तो WDV जब हम निकालेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे कि सारे जो ईयर्स थे उनकी डेप्रिसिएशन मिल चुकी है। याद है 10 लाख वाला एग्जाम्पल, 10 लाख का एसेट खरीदा, तो साहब अगर आप अगले साल 44AD से बाहर आ रहे हैं तो आप 10 लाख कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। अच्छा, एक बात हमने और सीखी सर, चैप्टर 6 से बाकी डिडक्शन आपको मिल जाएंगी एक्सेप्ट हेडिंग C। एक बात हमने और सीखी कि आप सेट ऑफ लॉसेस कर सकते हैं। एक बात हमने और सीखी कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे 44AD सबसेक्शन 4 एंड 44AD सबसेक्शन 5। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा। फाइनेंस एक्ट 2016 ने काफी रूप रंग बदला इन सेक्शंस का, राइट सर। चलिए यहां वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर बात करते हैं सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसे फाइनेंस एक्ट 2016 ने इंट्रोड्यूस किया था, और सर इस सेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है उन लोगों के ऊपर जो 44AD ले रहे थे या लेना चाह रहे थे, राइट। थोड़ा सा टफ बनाया गया है लॉ को, लोग 44AD को एक्सप्लॉइट करते थे, तो अब थोड़ा सा कम एक्सप्लॉइटेशन होगा। आइए देखते हैं 44AD सबसेक्शन 4 क्या कहता है। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है सर, कोई भी एलिजिबल एसएससी वेरी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, आपके पास नोट्स होंगे उसमें से पढ़िए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड ही डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर। अब ये लाइन समझ नहीं आई होगी, तो पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं। वेयर द एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, विद सेक्शन 44AD एंड, तो जिसने सर अभी एक एसएससी ने एक प्रीवियस ईयर में अपना प्रॉफिट जो है एज पर 44AD डिक्लेयर किया, एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर। अच्छा मैं इसका मतलब समझाता हूं, ये देखिए 17-18 में 44AD ऑप्ट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, 1 2 3 4 5, ये जो 5 साल आपके बने, ये वाले 5 साल, जरा ध्यान से देखिएगा,
मैं प्रीवियस ईयर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। इन 5 सालों में भी अब आपको 44 एडी ही ऑप्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो बैक। आप नॉर्मल प्रोविजन पे स्विच नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ क्या होगी बताऊंगा। लेकिन सर अब इन 5 इयर्स में 44 एडी ही ऑप्ट करेंगे। 44 एडी बोलता है 8% दिखाओ। आप 8% ज्यादा दिखा सकते हैं, 44 एडी कुछ नहीं बोलेगा। 8% से कम दिखाएंगे तो 44 एडी बहुत ज्यादा कुछ बोलेगा। ओके, 8% से कम नहीं दिखाना। 8% से कम कितने ईयर्स में नहीं दिखाना? 5 इयर्स में। अगर मैं असेसमेंट ईयर के टर्म्स में बात करूं तो सर हमारे पास देखिए क्या है। मैं असेसमेंट ईयर के टर्म्स की बात करता हूं। चलिए अभी असेसमेंट ईयर के टर्म्स को छोड़ते हैं। इन 5 इयर्स की अब आपकी जो इनकम है वो भी कैसे होगी, जल्दी बोलिए। एज पर सेक्शन 44 एडी, यानी कम से कम 8% आपको अपने टर्नओवर का इनकम मानना पड़ेगा इन 5 प्रीवियस ईयर का, राइट। सो अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करता हूं, जरा सुनिएगा। अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करता हूं तो असेसमेंट ईयर था पहला 18-19। इसे छोड़ के अगले 5 असेसमेंट ईयर, 1 2 3 4 5, यानी 19-20, 21-22, 23-24। असेसमेंट ईयर की बात मैं करूं तो अगर आपने 18-19 असेसमेंट ईयर में 44 एडी ऑप्ट किया था तो आपको 23-24 तक, ये अलग से 5 साल, अलग 5 असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, आपको 44 एडी ही ऑप्ट करना पड़ेगा, राइट। 44 एडी ऑप्ट करना पड़ेगा, मतलब इनकम कम से कम 8% या उससे ज्यादा हो। अगर आपने उससे कम दिखाई तो सर आपके लिए एक नई चीज लेके आया है सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4। देखिए, अच्छा जी, फिर से पढ़ते हैं। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, हमने प्रीवियस ले लिया 17-18, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 44 एडी 8%, एंड ही डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपने 44 एडी ऑप्ट किया था उसके आगे वाले 5 प्रीवियस ईयर में, उसके आगे वाले, अगर पहला प्रीवियस ईयर आपका 17-18 था तो आगे वाले 5 प्रीवियस ईयर में आपने इनकम निकाली है नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मींस आपने 8% से कम इनकम निकाली है, आपने 8% से कम इनकम निकाली है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। ही शैल नॉट बी एलिजिबल। अब कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं, अगर आपने ये किया तो ये होगा। फिर से, अगर आपने ये किया तो ये होगा, अगर आपने ये किया तो ये होगा। ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन फॉर 5 असेसमेंट ईयर subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1। अभी फिर समझ नहीं आया ये क्या था, आइए फिर से इसको डायग्राम वाइज समझेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए सर, मान लेते हैं, अब मैं ईयर चेंज करता हूं। असेसमेंट ईयर 17-18 था, तो आपने अगले असेसमेंट ईयर 17-18 बोल रहा हूं, असेसमेंट ईयर आपने अगले 1 2 3 4 5, इन 5 असेसमेंट ईयर में भी अपनी इनकम जो असेस करवानी है वो एज पर 44 एडी करानी है। आपने 17-18 तो हो ही गया था, आपने इस ईयर भी करवाई, यानी 18-19, आपने 19-20 भी करवाई, लेकिन 20-21 में आपने 44 एडी नहीं माना। हाँ जी, 20-21 में 44 एडी नहीं माना, तो क्या होगा अब सुनिए। 20-21 के बाद जो 5 असेसमेंट ईयर आ रहे हैं, 20-21 के बाद जो 5 असेसमेंट ईयर आ रहे हैं उसमें आप अब 44 एडी क्लेम नहीं कर सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जरा ध्यान से देखिएगा, 20-21, इसके बाद जो आपके 5 असेसमेंट ईयर्स आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं इसको रेड से बनाता हूं, 1 2, और आगे कौन कौन से आ गए, 1 मिनट रुकिए, लीजिए, 22 23, कलर कोडिंग, 1 2 3 4 5, 24 25 26। अब इन 5 असेसमेंट ईयर्स में आप 44 एडी ऑप्ट ही नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5, जिस ईयर में आपने गड़बड़ करी, आपने यहां पे क्या किया था, इस असेसमेंट ईयर में, नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर में आपने 44 एडी पहली बार लिया, ठीक है सर, अगले 5 तक आपको 44 एडी ही लेना था, अगले 5 असेसमेंट ईयर में, लेकिन आपने 2 में लिया और तीसरे में आपने 44 एडी ऑप्ट नहीं किया, तीसरे में आपने 44 एडी ऑप्ट नहीं किया। अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा,
अगर आपने 30 में 44 AD ऑप्ट नहीं किया तो आने वाले 5 सालों में आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते हो। 5 साल शुरू होंगे उस असेसमेंट ईयर के बाद वाले असेसमेंट ईयर से जिसमें आपने गड़बड़ करी थी, यानी 44 AD आपने ऑप्ट नहीं किया था, राइट। तो इन ईयर्स में 1 2 3 4 5 यू कैन नॉट गो फॉर व्हाट 44 AD। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 4। अगर आपने एक असेसमेंट ईयर में 44 AD लिया था, आपको अब वो फॉलो करना पड़ेगा कम से कम 5 असेसमेंट ईयर, अगले 5 असेसमेंट ईयर तक, राइट। प्रीवियस ईयर के टर्म्स बोलो तो एक प्रीवियस ईयर में अगर आपने 44 AD लिया तो अगले 5 बोल रहा हूँ, नॉट इंक्लूडिंग दिस, अगले 5। तो अगर आपने पहली बार 16-17 प्रीवियस ईयर में लिया था तो 16-17 को हटाइए, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22, ये 5 साल, ओके। अगर मैं असेसमेंट ईयर के टर्म्स में बात करूं, असेसमेंट ईयर 17-18 था तो अगले 5 असेसमेंट ईयर, वो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, अगले 5, 1 2 3 4 5, यहां तक आपको चलना चाहिए था, लेकिन आपने यहीं पे रास्ते में 7 छोड़ दिया। 7 छोड़ोगे तो भाई सिंपल है, इसके बाद जो 5 ईयर्स आ रहे हैं, इसके बाद जो 5 ईयर्स आ रहे हैं उसमें आपको 44 AD अलाउ नहीं होगा, ओके, बोलिए, राइट, ओके। तो ये था 44 AD सबसेक्शन 4। एक बार मैं फिर से रीड करता हूं आपके लिए, आपके पास नोट्स हैं, प्लीज आप उसमें से रीड करिए। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर in accordance with the provision of this section and he declare profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year, ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम समझाया था। नॉट इन अकॉर्डेंस विद दी सबसेक्शन 1, तो आपने अगले 5 सालों में से किसी भी एक साल का प्रॉफिट 8% से कम डिक्लेयर किया, he shall not be eligible to claim the benefit of provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has been declared in accordance with the provision of subsection 1, okay। अब आते हैं सर अपने अगले सेक्शन पे और वो है सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 5। देखते हैं 44 AD सबसेक्शन 5 क्या कहता है। Notwithstanding anything contained in foregoing provision of this section, यानी 44 AD 5 पूरे सेक्शन को ही ओवर रूल कर रहा है, कौन से सेक्शन को, 44 AD को। एन एलिजिबल एसएससी टू whom the provision of subsection 4 are applicable। अच्छा जी, 44 AD सबसेक्शन 5 की पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई, 44 AD सबसेक्शन 5 उन्हीं एसएससीज को लगेगा जिनके ऊपर 44 AD 4 लग गया। 44 AD 4 कब लगता था, आपने एक साल में 44 AD के हिसाब से इनकम निकाली, अगले 5 साल में वैसे निकालनी थी, किसी भी एक में आपने अगर इनकम वैसे नहीं निकाली तो सर अब अगले 5 साल तक आप 44 AD नहीं ले सकते, ये था 44 AD 4। तो 44 AD 5 वहां लगेगा जहां 44 AD 4 लग रहा है, ओके। सो notwithstanding anything contained in foregoing provision of this section, an eligible SSC to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds, अभी लाइन देखिएगा, and whose total income exceeds maximum amount not chargeable to tax, maximum amount which is not chargeable to income tax, ठीक है, उसकी टोटल इनकम किससे एक्सीड कर रही है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो एक तो 44 AD 4 लग रहा है एंड हिज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट and other document as required under subsection 2 of 44 AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44 AB। आइए मैं बताता हूं आपको अभी समरी फॉर्म में, जिसको 44 AD 4 लग रहा है उसको ध्यान से, 44 AD 4 लग रहा है और 44 AD 4 कितने साल के लिए लग रहा था, 5 साल के लिए। कौन से 5 साल के लिए, जिस साल में गड़बड़ करी उसके अगले 5 साल, जिस साल में गड़बड़ करी उसके अगले 5 साल। अगर मैंने गड़बड़, आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने गड़बड़ 20-21 में करी थी तो भाई अगले 5 साल के लिए मेरे ऊपर क्या लग गया था, 44 AD सबसेक्शन 4, ये देखिए इन 5 इयर्स के लिए। तो इन्हीं 5 इयर्स के लिए आपके ऊपर लगेगा 44 AD सबसेक्शन 5। और याद रखिएगा 44 AD सबसेक्शन 5 ये क्या बोलता है बताऊंगा, पहले देखेंगे 44 AD सबसेक्शन 5 लगता कब है। जब जिन ईयर से 44 AD 4 लग रहा है, 44 AD 4 कब लगता है सर, जब आपने गड़बड़ करी हो और अगले 5 साल आपको हम 44 AD नहीं लेने देंगे, राइट। तो 44 AD 5 बोलेगा कि आपको इन ईयर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और ऑडिट करवाना है। इन ईयर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और क्या करवाना है, ऑडिट। 44 AA
एंड 44AB, राइट। एक कंडीशन इसने और डाली कि भाई टोटल इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। बस 4485 सोचिए बोलता गया है। 4485 तभी एप्लीकेबल होगा जब 4484 एप्लीकेबल है। 4484 कितने ईयर्स पे एप्लीकेबल होता है? 5 ईयर्स पे एप्लीकेबल होता है। कौन से 5 ईयर्स में? जिस साल में गड़बड़ करी उसके अगले 5 साल तक आप 4480 नहीं ले सकते, राइट। और 4485 बोलता है कि उन अगले 5 साल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट योर टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, चलिए अब इसको एक बार हम लोग कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लीजिए, मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 44AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल, टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स क्या होता है और वो कोचिंग ले चुके हैं, तो दो ही बातें हैं, या तो आपने पढ़ाई नहीं करी या आपको पढ़ाया नहीं गया। या तो आपने पढ़ाई नहीं करी या तो आपको पढ़ाई नहीं गया। डांट रहा हूं, सुन लो भाइयों। मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स 2.5-3-5 क्या होता है? 2.5-3-5, ओके। 2.5-3-5 समझ आया सर? सुपर सीनियर 5, सीनियर 3 और बाकियों के लिए 2.5। और ये भी है टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, तो आपके ऊपर 44AD सबसेक्शन 5 लगेगा। 44AD सबसेक्शन 5 लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये है पर ये नहीं है। हाँ जी, ये है पर ये नहीं है। तो सर आपके ऊपर 44AD सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? आपने गड़बड़ तो करी। आपने क्या किया? आपने अपनी इनकम कम बताई। किससे कम बताई? 8% से कम बताई। कम ऑन, 8% से कम बताई। अब जिस साल आपने कम बताई उसके अगले 5 साल, बार बार बोल रहा हूं, अगले 5 साल आप 44AD ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन सर जी आपकी टोटल इनकम वॉज लेस देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। हो सकता है आपको लॉस हुआ हो। और सोचो, एक तो आपका लॉस हो गया, ऊपर से आपको हम बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? बहुत गलत जा रहे हैं, है ना। तो एक तो लॉस हुआ है, ऊपर से हमको बोले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ऑडिट कराओ। नहीं सर नहीं, इसलिए 44AD सबसेक्शन 5 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर रहे। अच्छा, 44AD सबसेक्शन 4 ही नहीं एप्लीकेबल हुआ, सर सीधा यहीं पहुंच जाओ, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 44AD सबसेक्शन 5 की पहली कंडीशन ये है कि 44AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होना चाहिए। जब यही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो सर ये एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, राइट? बोलिए, बोल दो। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी देता जा रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा। मैं अभी बोल रहा हूं आपको सर नया सेक्शन है, क्लैरिफिकेशंस आएंगे, क्लैरिफिकेशंस आएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक कंट्रोवर्सी देता हूं। सर मेरा प्रीवियस ईयर था 16-17 और नीचे मैं रेड कलर से असेसमेंट ईयर बनाते जाता हूं, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 17-18। मैंने पहली बार इसमें 44AD लिया था 17-18, 18-19, 19-20, राइट। 17-18, 18-19 और 19-20। यहां आके मैंने गड़बड़ कर दी। 2 साल मैंने ठीक चलाया। अगर मैं असेसमेंट ईयर वाइज देखूं, 18-19, 19-20 तक मैं ठीक चला और मैंने 20-21 में क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। अब अगले 5 प्रीवियस ईयर, अगले 5 याद रखिएगा, अगले 5 बोल रहा हूं, फिर बार बार बोल रहा हूं मैं, दिस इज नेक्स्ट 5 ईयर्स, आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर 44AD। और अगले ही 5 ईयर की अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगले ही 5 इन्हीं ईयर्स में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनानी पड़ेंगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट मेरी इनकम जा रही है किससे ऊपर? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ऊपर। ओके ओके। अब जरा ध्यान सुनिएगा। कई लोग बोलेंगे कि सर इस ईयर के लिए, ये कंट्रोवर्सी है, इस ईयर के लिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट और आपको ऑडिट करवाना है? मेरी तरफ से आंसर है नो। इसके अगले 5 साल जो है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट करवाना है।
जिस ईयर में आपकी इनकम आपने 8% से कम बताई उस ईयर के लिए कुछ नहीं लिखा है। हाँ, इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, लेकिन सर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भाई 4485 तभी एप्लीकेबल है जब 4484 एप्लीकेबल है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। 4484 कब एप्लीकेबल है? 5 सालों के लिए। कौन से सालों के लिए? सर वो साल जिस साल में गड़बड़ होती है उसके अगले 5 साल। इन्हीं 5 साल में आपको सर 4480 नहीं मिलेगा। इन्हीं 5 साल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है और अपना ऑडिट करवाना है। मेरी तरफ से तो यही है, राइट। हाँ, कहने वाले लोग कह सकते हैं कि सर इस ईयर में भी, यानी इस असेसमेंट ईयर में भी, या इस प्रीवियस ईयर में या इस असेसमेंट ईयर में, दोनों एक ही बात है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करानी पड़ेगी, ऑडिट कराना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। और सर लॉ है, टैक्स है, दो ओपिनियन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? सर हम पेपर में क्या करके आएंगे? भाई मैं तो इसी के साथ रहूंगा, मुझे तो यही लगता है। तो लेट ICA क्लैरिफाई दिस, और लेट जेटली साहब क्लैरिफाई दिस। बट मेरी तरफ से सर यही है कि आपको इन ईयर्स में 4485 लगेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट करवाना पड़ेगा इफ योर टोटल इनकम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, राइट सर। लीजिए, ये मैंने आपके लिए ये सेक्शन कंप्लीट कर दिया। नीचे मैंने बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, आप प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिएगा। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, एक एक चीज़ इधर उधर से देख देख के, समझ समझ के, अपने एग्जाम्पल्स डाल डाल के। तो 44AD सबसेक्शन 5 के बाद मैंने कुछ जो नोट्स लिखे हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, नाउ अब सर ये एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, दो नए सेक्शन आए, 44AD सबसेक्शन 4, 44AD सबसेक्शन 5। 44AD सबसेक्शन 4 बोलता है कि सर आपको अपनी इनकम, जब आपने पहली बार 44AD ऑप्ट किया उसके अगले 5 साल तक 44AD के हिसाब से ही बतानी है। अगर आपने ऐसा किया कि 44AD के हिसाब से नहीं बताई तो भाई बहुत दिक्कत होगी, और वो दिक्कत ये होगी कि हम आपको अगले साल, जिस साल आपने नहीं बताई उसके अगले 5 साल तक 44AD में वापस आने का मौका नहीं देंगे, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। उसके बाद सर 4485 आया, कहता है जी जहाँ पे 4484 एप्लीकेबल है, 4484 कहाँ एप्लीकेबल है? उन 5 सालों पे जहाँ पे जिस साल से पहले, जिन 5 सालों से पहले आपने गड़बड़ कर दी थी, यानी आपने 44AD की बात नहीं मानी थी, उन 5 सालों पे 4484 एप्लीकेबल है। और 4484 एप्लीकेबल है तो 4485 भी एप्लीकेबल होगा। और 4485 बोलता है कि सर अब उन 5 सालों में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, अपना ऑडिट करवाना है, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, राइट। लीजिए सर, तो इतनी छोटी सी बात थी, मेरे को समझाने की बहुत कोशिश करी। यहाँ पे आके मैं 44AD आपके हवाले करता हूँ, एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। अगला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे अपने आपकी USBs में, वो होगा आपका प्रिजम्पटिव बेसिस जो नया आया है 44ADA, राइट। जिन बच्चों ने USBs अभी बाय नहीं करी है वो बाय कर सकते हैं हमारे पोर्टल से neojo.com, या आप सर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी आप उसके थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, राइट सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 44ADA।